गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा मैंने आज सुबह प्रॉमिस किया था आप सभी लोगों से कि मैं आज आपके लिए यहाँ पर बेसिकली लेकर आऊंगी ईपीएफओ और आपके लिए कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का सिलेबस रहा है ओवर द इयर्स। तो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर क्या होगा कि आपको सिमिलर सिलेबस ही मिलेगा। एक दो चीजें प्लस माइनस हो सकती है, बट मोरली मेरे को जो लगता है आपको सिमिलर चीजें ही देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में। एंड गाइज, अगर कोई साउंड इश्यू होता है तो आप मुझे पहले ही बता देना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईपीएफओ की, है ना, तो ईपीएफओ यहाँ पर क्या करता है, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को यहाँ पर रिक्रूट कर रहा है या अकाउंट्स ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहा है। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स को यहाँ पर रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ना, और यहाँ पर जो लेबर लॉज हैं इनको एनफोर्स करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर लोगों को जो प्रोविडेंट फंड मिलता है ना, पेंशन फंड वगैरह से रिलेटेड जो चीजें हो जाती हैं, एक तो पीएफआरडीए रहता है, एक यहाँ पर प्रोविडेंट फंड रहता है। तो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड चीजें देखते हैं, लेबर लॉस को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, एंड वो सारी चीजें भी ये लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसका हिस्सा बनते हैं तो आपकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। सिलेक्शन स्टेजेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपके पास 75% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू में 25% वेटेज रहता है। अगर अब बात करें एग्जाम पैटर्न की कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू दो चीजें हैं, राइट। अगर बात करें मोड की तो देखो, ये आपका ऑनलाइन या किसी लैपटॉप या सिस्टम पर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सिस्टम पर देना होता है। आपके सामने ना एक ओएमआर शीट आती है और एक पेपर आता है। ठीक है, अब उस पेपर में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना होता है और फिर उस ऑप्शन को अपने ओएमआर शीट में फिल करना होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो बबल्स हमें फिल करने होते हैं उसका बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्योंकि वो आसपास बबल्स होते हैं और बहुत बार स्टूडेंट्स गलती भी कर देते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। टाइप की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो 120 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर 300 मार्क्स रहते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे की है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, ऑफ कोर्स होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, दैट इज 0.83 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर आपके कट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको पेपर में क्या होगा, एक साइड आपको हिंदी में दिखेगा क्वेश्चन और एक साइड इंग्लिश में दिख रहा होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, तो वो यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसा आपका कट ऑफ आता है ना, कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें देखी जाती हैं। और वेटेज कितना रहता है, जैसा मैंने बताया 75% मार्क्स आपके यहाँ पर इस पेपर से आते हैं और 25% मार्क्स इस स्कोर को लिया जाता है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप देखोगे कि जो फाइनल स्कोर होता है वो आपका कैसे आता है, कंबाइंड आरटी प्लस इंटरव्यू का होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अगर हमारा यहाँ पर इंटरव्यू है तो वो कैसा होगा कि यहाँ पर एक पैनल होगा, पैनल के सामने आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, पैनल बेस्ड है, जैसा मैंने बताया। 100 मार्क्स का रहता है, तो 300 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं, 100 नंबर यहाँ से मिलते हैं। 20 से 45 मिनट्स तक डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, क्या उनका जॉब प्रोफाइल पहले रहा है या फिर वर्किंग थे नहीं थे, अकॉर्डिंगली वो टाइम थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग तो डेफिनेटली नहीं रहती है। मोड आपका हिंदी इंग्लिश हो जाता है, जिस भी लैंग्वेज में आप ठीक से कम्युनिकेट कर सकते हो आप उसमें अपना इंटरव्यू दो। मैं यही बोलूंगी, हिंदी या इंग्लिश वहां पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। वहां ये मैटर करता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, अपने आंसर्स को किस तरह से टैकल कर रहे हो, राइट। आपका वहां पर पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 50 रहता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रहता है 40 मार्क्स का। वेटेज जैसा कि बताया 25% रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले तो ऐसा समझ लो, मान लो आपने यहाँ पर एग्जाम जो दिया है, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया, एसएससी के लिए किया है, रेलवेज के लिए प्रिपरेशन कभी भी किया है आपने, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी सिविल सर्विस का कुछ कंपोनेंट डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है, बट क्वेश्चन यूपीएससी जैसे टफ नहीं आते हैं, थोड़े इजियर साइड में आते हैं।
तो कॉमन सिलेबस यहाँ पर रहेगा पहले तो ईओ और एओ एंड एपीएफसी की वैकेंसी के लिए। जैसा कि आपको पता है 2 तरह की पोस्ट यहाँ पर निकली है ना। तो जनरल इंग्लिश की बात करें सबसे पहले तो ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी और यूसेज के ऊपर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाता है और 4 ऑप्शन के साथ में ये एमसीक्यूज आते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको पता है यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स हुए थे, आपके मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड ये रहता है ना। तो लीडर्स कौन से थे, फेजेस कौन से थे। इसके अलावा करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो लोग बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनको भी बहुत अपर हैंड मिल जाता है। तो यहाँ आपके लिए क्या क्या पूछा जाता है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स काफी क्वेश्चन आते हैं और सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज भी देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिसीज एंड प्लानिंग का जो टॉपिक है ना, इस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, हर बार ही आ जाता है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की बात करें तो लेबर वेलफेयर के बारे में बात होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात होती है, लेबर लेजिस्लेशंस की बात होती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड ये एक दो एग्जाम्स का हिस्सा भी होता है, बट मेजरली आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। लेबर लॉज क्योंकि नए आपका कोड आया था लेबर कोड का, तो उस वजह से करंट अफेयर्स की वजह से कुछ लोगों ने पढ़ लिया था, स्पेशली जो लोग आरबीआई की एग्जाम दे रहे थे। बाकी अगर नहीं भी आता है तो कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट जैसे एसएससी लेवल पर आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साइंस रिलेटेड काफी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो एवरीडे टेक्नोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स पर क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है कंप्यूटर आज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, तो डेफिनेटली वहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करूं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, तो दिस इज समथिंग दैट आई वाज सेइंग ना कि थोड़ा एसएससी लेवल का जो पेपर रहता है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अर्थमेटिक, बेसिक स्टैट्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आपको मिलता है, बट बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा आप चले गए, थोड़े कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए तो आपकी एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो पाएगी। ठीक, अब आ जाओ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि यहाँ पर आपका काम भी होगा तो उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ईपीएफओ का स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कौन कौन सी है, अभी हाल फिलहाल में भी एक स्कीम गवर्नमेंट की न्यूज में थी, आप बताना कौन सी थी। ठीक है, देन पेंशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड, वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि एपीएफसी में आते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो मैं इसके बाद में समझाऊंगी। ठीक है, तो एडिशनल टॉपिक्स में क्या क्या है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, तो हम आर्ट एंड कल्चर भी इसको बोल देते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स कैसे रहे, पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस तरह से चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस, यहाँ चैलेंजेस और ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। तो देखो यहाँ पर तो 2011 वाला सेंसस ही जाएगा आपको, सोशो इकोनॉमिक सेंसस, और जो हाल फिलहाल में यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो चीजें निकालती है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेस्ट जो अभी तो कोई नया सेंसस आया नहीं है, जब तक आया नहीं है तब तक पुराने वाले पढ़ने हैं। फिर आती है ऑडिटिंग, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स और टाइप्स क्या है ऑडिट्स के, ऑडिटिंग प्रोसेस किस तरह से रहता है ये आ जाता है। इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक्स, टाइप्स और रेगुलेशंस। स्टैट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब आपके लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75% वेटेज रखता है, तो हमें यहाँ पर अपना बहुत भयंकर वाला बोल सकते हैं फोकस रखना होगा। इंटरव्यू डेफिनेटली मैटर करता है, 25 नंबर का टेस्ट है, उन्होंने 0 दे दिया, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 0 मिला, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अपनी पर्सनालिटी क्या है ना, देखो पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है एक दिन में कभी भी बिल्ड नहीं होती, इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स, राइट। अब आपके पास जितना समय है उतने में आपको खुद को बिल्ड करना है, खुद के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग्स हैं, हम भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, बट खुद से अगर कभी भी कोई रीड करोगे ना बुक को, न्यूज़पेपर को, तो अफेक्ट होती है आपकी पर्सनालिटी। एंड एपीएफसी जो है ये यहाँ पर ज्यादा सिलेबस रखता है, 5 एडिशनल स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है,
अब आ जाते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम होता है, समझ चुके हैं कैसे पढ़ाई करनी है। तो स्कोप हमारा वोकैबुलरी का है, ग्रामर का है और कॉम्प्रिहेंशन का है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे एपीएफसी 2023 में डबल हो चुके थे, बहुत हाई स्कोरिंग होता है और एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, देखो वोकैबुलरी जो आपके सामने आती है वो कैसी आती है, जो हमारे लेजिस्लेटर्स यहाँ पर बात करते हैं, जो चीजें हमारे लेजिस्लेशन से, लॉज से रिलेटेड होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो वर्ड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिलेंगे, एडिटोरियल से मिलेंगे। कौन से न्यूज़पेपर बेस्ट है, सबको पता है, द हिंदू बेस्ट है और इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है। जो लोग कभी अभी तक एडिटोरियल्स नहीं पढ़ रहे थे उन्हें इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करना है और फिर बाद में धीरे धीरे द हिंदू की तरफ आना है। एक वोकैब की डायरी अपने पास रखो, अच्छे से वहां पर वर्ड्स लिखते जाओ, जो वर्ड्स आपको नहीं पता है उनके मीनिंग्स लिखो और बाद में एक बार में रिवाइज करते रहना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर वर्ड पावर मेड इजी भी यूज करना चाहते हैं, जो कि नॉर्मल लुइस की एक थोड़ी सी थिक एंड छोटी सी बुक है, बट ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी कि आप पहले ये चीज कर लो, इससे आपका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इससे ग्रामर भी आपकी काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसको आप सेकेंडरी सोर्स की तरह रखना। फिर आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर, तो अपने बेसिक्स को मास्टर करना है, तो टेंसेस के अच्छे से रूल्स फॉलो करने। अब कुछ लोग होते हैं वो, जैसे यहाँ पर आपके लिए पास्ट टेंस है, ठीक है, तो डिडंट नो में आप साथ में यहाँ पर कोई ना कोई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा देते हो, तो डिडंट न्यू ऐसे नहीं बोलना है ना, क्या होगा, डिडंट नो होगा। तो ये टेंसेस के जो छोटे छोटे से रूल्स हैं, हम जनरली इसमें गलती कर देते हैं, तो हमें ये पता होने चाहिए। कौन से प्रपोजिशंस हमें यूज करने हैं वो पता होना चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ पर रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हमारे रहते हैं, एसवीएस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जो हमें पता होने चाहिए। फिर अगर बात की जाए डेली प्रैक्टिस की, तो एरर स्पॉटिंग, ठीक है, और सेंटेंस करेक्शन, ये दो चीजें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे, फ्री क्विजेस मिलती हैं, सारी कोचिंग्स फ्री क्विजेस देती है। ठीक है, अभी एकदम से ऐसा नहीं कि पेड कोर्स खरीदने पहुंच गए, पेड कोर्सेज की अभी जरूरत नहीं है, चुपचाप जाना। हर कोचिंग के उस पर वो लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर करो, हमारे प्लेटफॉर्म को कर दो रजिस्टर, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाओ आराम से क्विज अटेम्प्ट करो, फ्री क्विजेस मिलती हैं, बहुत सारी होती हैं अलग अलग तरह के। आप एसएससी के जाकर क्विज दे देना, यूपीएससी ईपीएफओ के क्विजेस दे देना, मिल जाते हैं आपको। ठीक, चलो फिर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो यहाँ पर एडिटोरियल्स को प्रैक्टिस करो, पैसेजेस जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे वो करो। देखो यूपीएससी की एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, इनका यहाँ पर रामबाण होते हैं। क्यों होते हैं, अब ये एसएससी की तरह तो है नहीं कि सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट कर जाए, बट जो ऑप्शन दे रखा है आपको, मान लो ऑप्शन में यहाँ पर किसी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी का नाम है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड, महात्मा गांधी तो क्या बहुत वास्ट चीज हो गए, यहाँ पर छोटे छोटे पर्सनालिटीज होते हैं जिनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होंगे, बट छोटी मोटी इवेंट्स इनके साथ कनेक्टेड है, हमें उतना नहीं पता, उनके बारे में पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ जाता है वहां पर आकर। ठीक है, अब लोग सोचते पता नहीं ये कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, वो वहीं से फंसते हैं। तो एक साल में यूपीएससी के जितने पेपर्स हुए हैं, ठीक है, उसमें आपके सिलेबस वाला पार्ट जो है उसमें क्या क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चन के क्या ऑप्शन थे, ये एक बार देख पाओ ना, तो डेफिनेटली देख लेना। बहुत ज्यादा कोचिंग में जाकर सब लोग सेम चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने को थोड़ा अलग रखोगे ना तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगी। अच्छा, स्पीड पर फोकस करना, एक्यूरेसी पर फोकस करना। एक्यूरेसी में गैस वर्क थोड़ा अवॉइड करना, यूपीएससी बहुत अच्छे से जानता है कि आप गैस वर्क में क्या डालोगे। ठीक है, यूपीएससी बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके एग्जामिनर्स जो होते हैं, उनके जो पेपर सेटर्स होते हैं, तो प्लीज ये चीज मत करना, मैं बिल्कुल बोलूंगी अवॉइड करना, क्योंकि जो चीज आप सोचोगे ना गैस वर्क से करेक्ट होगी, वही चीज सबसे पहले गलत करेंगे वो लोग। चलो, अब टॉप बुक्स कौन सी हैं, तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ब्रेन एंड मार्टिन, वर्ड पावर मेड इजी, जैसे दोबारा आ गया इसका नाम, ठीक है, इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर और कंपलसरी इंग्लिश एपी भारद्वाज। आप इनमें से कोई सी भी एक बुक चूज कर सकते हो। एसपी बख्शी, जैसे देखो ये ना सर ने जो आपको बताई है बुक्स, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ओके फर्स्ट बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, फर्स्ट सोर्स ज्यादा है, ठीक है, फिर वो फर्स्ट सेकेंडरी इस तरह से जाता है, एक्सेप्ट दिस। यहाँ पर स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट होती है, अभी बताती हूँ इसके बारे में जिन लोगों को नहीं पता है स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, तो मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर एपीएफसी में आ रहा था, है ना, एंड ईपीएफओ में आपका ईओएओ का जो एग्जाम है उसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री हिस्सा है, आर्ट एंड कल्चर नहीं है। क्या करोगे, फ्रीडम मूवमेंट का आपको पूरा पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी का अगर आपको पहले से आप पढ़ चुके हो, एग्जाम दे रहे थे, तो आपको पता है, फिर तो भाई 12th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
लेकिन अगर कोई बेस नहीं है, लगता है यार भूल चुके हैं सब कुछ, तो कुछ नहीं करना, फिर आप 6th या 7th क्लास की बुक उठाना मॉडर्न इंडिया की, वहां से पढ़ना शुरू करना। और जब तक आप 12th के में पहुंचोगे, यहाँ से तो नोट्स भी बनाना शुरू कर देना अपने खुद के। देखो बुक्स कहीं कहीं ना रिप्लेसेबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पेक्ट्रम की, मॉडर्न इंडिया की, इसकी बुक ना रिप्लेसेबल नहीं है। तो आपको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, खुद से पढ़ना होगा। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि कोचिंग के नोट्स केवल पढ़कर चले जाओ, कभी मत करना ये गलती, ठीक है। यूपीएससी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कल्चर एंड हेरिटेज की बात करें तो एंशियंट टू मॉडर्न आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, लिटरेचर, ठीक है, इस पर फोकस करना है। अगेन एनसीईआरटी की यहाँ पर आपको बुक्स यूज कर सकते हो। सीसीईआरटी की ना एक बुक आती है, आप चाहो तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अब वो होती क्या है, थोड़ी मोटी सी बुक होती है, कुछ लोगों के लिए समझना आसान होता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एनसीईआरटी इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, ठीक है, बट अगेन उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें एक साथ भर दी है उसमें, तो थोड़ा सा आप उसको अपने आप से फिल्टर कर कर पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जीएस मैनुअल देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसके साथ में क्या कवर हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब आ जाते हैं करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, समिट्स, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, राइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी पार्ट है सिलेबस के। जो चीजें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यूपीएससी देता है, वो एकदम पक्का से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये भी याद रखना, यूपीएससी का माइंडसेट समझना होगा, तभी यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर सकते हो, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब क्या करोगे, द हिंदू, जैसे मैंने बोला, अब आपको पढ़ने की आदत डालनी है, हर चीज में द हिंदू आपके काम आएगा ही। मंथली योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब पढ़ सकते हो। पीडब्ल्यू या दृष्टि के कंपाइलेशन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के अलग अलग स्कीम्स के आते हैं, ठीक है। विजन आईएएस के भी आते हैं, विजन आईएएस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि योजना कुरुक्षेत्र में ना जाकर, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें करनी है। किसी भी कोचिंग की ना 360 डिग्री वाली या फिर इस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, वो देख लो, और साथ में क्या करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है। तो पीआईबी से एक बार न्यूज चेक कर सकते हो। पीआईबी में जो गवर्नमेंट स्कीम्स की लैंग्वेज होती है, यूपीएससी सेम टू सेम कॉपी करके देता है, ये भी एक चीज होती है, तो फिर वो रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा खुद के क्रिस्प नोट्स बनाओ, स्कीम्स के, फिगर्स के, रिपोर्ट्स के, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड सोर्सेस, जैसे मैंने बताया, पीआईबी इंपॉर्टेंट है, पीआरएस इंडिया इंपॉर्टेंट है, एंड इकोनॉमिक सर्वे और आपका यूनियन बजट, ये दोनों चीजें तो भूलनी होती नहीं है, ये भूलना पाप होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब आ जाओ इंडियन पॉलिटी। किसी को पता है रामबाण क्या है इंडियन पॉलिटी का, कौन है? यस, एम लक्ष्मीकांत, लेटेस्ट एडिशन। अगेन क्यों? क्योंकि लास्ट एडिशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, काफी सारी चीजें हो जाती हैं, तो खुद से पढ़ना है, खुद से रटना है। बहुत सारे प्लेलिस्ट अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे, जिन्होंने 180 लेक्चर्स में, यहाँ पर एक सर है स्टडी लवर वीर, उन्होंने कवर कर रखा है। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ने भी कवर कर रखा है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, आप लोग को आसानी पड़ेगा। हर्षित द्विवेदी, ठीक है। देखो हमारा कोचिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी टीचर्स, अच्छे टीचर्स होते हैं तो आपको डेफिनेटली नाम बताता है। ऐसा नहीं है कि अपने को ही बढ़ाना है, हमें अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम क्लियर करानी है। इन लोगों ने क्या कर रखा है, एक तो इंडियन लक्ष्मीकांत की ना, आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर, और बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। थोड़ी लेंथी है क्योंकि बुक थोड़ी है, बल्कि है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम के लिए हर्षित द्विवेदी सर का भी है, राइट। अपन क्या आगे लेकर आएंगे वो भी मैं बताती रहूंगी, बट अगर आप आज से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो बुक लेकर बैठना। बस ये नहीं है कि इनके लेक्चर सुनने बैठ गए कथा की तरह, कथा नहीं सुननी है। चलो आगे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, बजट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, तो ये सारी चीजें आएंगी। अभी बताया था यूनियन बजट पढ़ना ही है। तो लक्ष्मीकांत को आपको मल्टीपल टाइम्स, ये रीड लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगी लर्न इट, कीप लर्निंग इट, एंड हर एक चीज को ना बहुत ध्यान से देखना, एक एक लाइन को समझना, ठीक है। एक एक लाइन को समझना, एक एक वर्ड को समझना क्या बोल रहे हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और जुडिशरी पर स्पेशल फोकस रखना है। और जो टॉपिक आजकल चलते रहते हैं, अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया, तो आपसे ना इनके यहाँ पर रेजिग्नेशन से रिलेटेड, कि किसको रेजिग्नेशन सबमिट किया जाता है से रिलेटेड, इनका कैसे इलेक्शन होता है से रिलेटेड, आपकी इनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या इनकी पावर्स नहीं होती हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब वाइस प्रेसिडेंट से यहाँ पर ये नहीं पूछने बैठेंगे कि किसने रिजाइन किया, कौन नया पर्सन आया, पूछेंगे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। देखो अभी यूपीएससी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स पर काफी स्पेशल फोकस जा रहा है। ठीक है, तो अपना फोकस भी थोड़ा सा रखना कि भाई मुझे ये चीजें सीखनी है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये कैसे पढ़ोगे? डबल एंट्री आपको आनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो कि आपके एपीएफसी का हिस्सा है। बाकी ये दोनों आपके लिए किसका हिस्सा है? ईपीएफओ के ईओ और एओ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पढ़ना ही है, अगर एपीएफसी के एग्जाम दे रहे हो साथ में ऑडिट प्रिंसिपल्स भी पढ़ना है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अकाउंटिंग में बेसिक समझने। देखो अकाउंटिंग से डरना नहीं है, बहुत आसान है। तो जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, अगर आप प्लेलिस्ट खोलकर देखोगे तो मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है पीएफआरडीए के लिए, जिसके इनिशियल लेक्चर्स ना यही सारी चीजें हैं। तो आपको तो केवल 4 से 5 लेक्चर्स पढ़ोगे पूरा कवर हो जाएगा, और बिल्कुल बेसिक मैंने उन लोगों के लिए समझाया जिनका कोई अकाउंटेंसी में यहाँ पर बैकग्राउंड रहा ही नहीं था, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ऑडिटिंग में देखो क्या क्या आता है, टाइप्स आते हैं, इंटरनल ऑडिट आता है, कैग के फंक्शंस, कैग के बारे में, कैग की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें आती हैं, और एम्प्लॉय बेनिफिट ऑडिट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या कर सकते हो? डबल एंट्री बुक कीपिंग का टीएस ग्रेवाल का यहाँ पर बुक ले सकते हो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो एस चांद का। आईपीसीसी ऑडिट ये सीए इंटरमीडिएट का है, इससे पढ़ सकते हो। तो सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड ना आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी फ्री में, चाहो तो वहां से भी पढ़ लेना। गवर्नमेंट ऑडिटिंग, पीसी तुलसीधन और दिशा की यूपीएससी ईपीएफओ बुक भी है, जो कि आपको मिल जाती है, ऑनलाइन सर्च करोगे तो वहां से भी पढ़ सकते हो। अब आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेबर कोड्स और ईपीएफओ एक्ट सब कुछ आ जाता है आपको। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को और लेबर लॉज को एक साथ पढ़ना है। जितने नए लेबर कोड्स अभी आए हैं, ठीक है, सेटलमेंट प्रोसेसेस हैं, ये आपको पढ़नी है, ध्यान देना है लेबर लॉज में क्या बात हो रही है, लेबर कोड्स में क्या बात हो रही है, लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है कन्वर्ट होकर। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में करना है, और मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाना है जो आपके लिए एलईओ, एएलसी या ईएसआईसी एग्जाम्स के थे, क्योंकि वहां के सिलेबस में ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के लिए आपके पास बुक है प्याली घोष जी की। इसके अलावा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज का है पीके पाड़ी का, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट चेक कर लेना, तो वहां से भी आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। अब आ जाओ जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अभी आरआरबी का एग्जाम हुआ था, तो काफी सारे कोचिंग्स ने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाए थे जहां पर उन्होंने जनरल साइंस पढ़ाया है, राइट? या फिर एचएससी की जनरल साइंस ले लो, उसकी जो प्लेलिस्ट है उन्हें पढ़ लो अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है कवर हो जाएगा। फिर आता है एमएस ऑफिस, आपको पता होना चाहिए। डीबीएमएस हल्का सा, जिन लोगों को बिल्कुल कंप्यूटर्स नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और साइबर सिक्योरिटी, जो आज की जिंदगी का अहम हिस्सा है। एनसीईआरटी की 6 से 10 तक आप पढ़ सकते हो। फोकस करना है बेसिक्स पर, डिसीजेस पर, करेंट साइंस अपडेट्स, जो आपको न्यूज़पेपर में इसरो क्या कर रहा है, साइंस एंड टेक में हो क्या रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस, अलग अलग डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाते हैं। और क्या करोगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना कि भाई कौन कौन सी यहाँ पर डिसीजेस हैं जिसके बारे में यूपीएससी ने बात की है, उनको बहुत थरली पढ़ के जाना। फिर आ जाते हैं टॉप बुक्स पर। तो एनसीईआरटी साइंस यहाँ पर 6th से लेकर 10th की इंपॉर्टेंट है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस अरिहंत की बुक है, इसको आप देख सकते हो। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत से पढ़ सकते हो। अब जैसा मैंने बताया था, एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैट्स एंड मेंटल एबिलिटी। सबसे पहले क्या करोगे, यूपीएससी के यहाँ पर ईपीएफओ के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, जिसको मैं कल से लाना शुरू करूंगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ध्यान इस बात का देना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले तो। फिर उन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, वो अलग अलग प्लेलिस्ट से लगा सकते हो, या तो बुक परचेज कर लो और बुक से लगा लो। ठीक है, तो बुक क्या कर सकते हो, या तो आरएस अग्रवाल की ले लो, या फिर पैरामाउंट कोचिंग की, या फिर आपको केडी कैंपस की, है ना, ये जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं इनकी बुक्स मिल जाती हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा जल्दी वाली चीजें सीख जाओगे, थोड़ा आसानी से सीख जाओगे। तो अर्थमेटिक डीआई
रीजनिंग, एपीएफसी स्पेसिफिक स्टैट्स आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो डेली प्रैक्टिस करना है। देखो क्वांट एक ऐसी चीज है जिस पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ आपके लिए यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही होगा। स्टैट्स में अगर मैं बात करूं तो मीन, मीडियन, मोड, ये तो आपको बचपन से आते हैं। कोरिलेशन, रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ये और आपको पढ़ना रहेगा। टॉप बुक्स कौन सी हैं, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसेट मैनुअल आपकी टाटा मैकग्रॉ हिल की। सीसेट पर अभी काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान देता है यूपीएससी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सेकंड पेपर होता है ना, तो वहां के भी क्वेश्चंस लगाकर देख सकते हो कि क्या अप्रोच जा रही है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो यहाँ पर आपके पास में क्या क्या आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ईपीएस से रिलेटेड, ईएसआई से, पीएमएसवाईएम, अटल पेंशन योजना। तो ईपीएफओ के एक्ट्स को डीपली समझना है और गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन इंप्लीमेंट करेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना बजट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट रिसोर्स दिशा की यूपीएससी की ईपीएफओ बुक है। ठीक है, तो इनका एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी सेक्शन है यहाँ पर, इसे जाकर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन की। तो ये किससे रिलेटेड है, केवल एपीएफसी के एग्जाम में आएगा, ये आपका ईओ और एओ में नहीं आ रहा। ठीक, तो डेमोग्राफी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेटेस्ट एसडीआई की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इंडिया की ग्लोबल पॉलिसीज क्या है। तो टॉप रिसोर्सेज में डेफिनेटली एनसीईआरटी की ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है सबसे पुरानी वाली, सबसे पुरानी वाली जो रहती है सबसे अच्छी रहती है। ठीक है, यूपीएससी भी ज्यादातर उन्हीं को फॉलो करते हैं, क्योंकि जितनी बार ये नए नए पब्लिकेशंस आए हैं उतनी बार फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ दिया गया है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल गोइंग ऑलरेडी इन द न्यूज, so I don't want to get into those conflicts or controversies, but I'm just telling you very directly कि क्या पढ़ना है, आपको पेपर क्लियर करना है, आपको कंट्रोवर्सीज में अभी नहीं जाना, राइट। यूएनडीपी की रिपोर्ट्स आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ रही है, करंट अफेयर्स में आती रहती हैं, अच्छे से पढ़ लेना। एंड रिपोर्ट्स एंड डाइसिस वगैरह के लिए हम अलग से मैगजीन्स भी निकालते हैं, उन्हें भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। योजना एंड कुरुक्षेत्र, आई अगेन से कि ये आप छोड़ भी सकते हो, मैं बोलूंगी छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। ये एक्चुअली मैं बताती हूँ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने वाजीराम एंड रवि से कोचिंग ली थी, तो वहां पर रविंद्रन सर है, जिन लोगों ने वाजीराम से कोचिंग लिया होगा उनको पता होगा। मैंने रविंद्रन सर से पूछा था, सर योजना एंड कुरुक्षेत्र पढ़ना है, उन्होंने बोला डू यू हैव टाइम टू रीड ऑल दोस बुक्स। I said no, that's why only I'm asking because I am facing challenges and others are reading it. So he said कि नहीं, फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हो। तो मैं भी आपको वही सेम एडवाइस दूंगी जो मैंने अपने मेंटोर्स से ली है, राइट। आगे बात करते हैं इंश्योरेंस एपीएफसी ओनली, तो ये केवल एपीएफसी में आएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल टाइप्स, इरडा की आपके यहाँ पर कुछ चीजें रहती हैं। इरडा आपको पता है रेगुलेटरी बॉडी रहती है पेंशन इंश्योरेंस रिलेटेड बॉडीज से, और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए सभी आपके इंश्योरेंस रिलेटेड। फिर अलग अलग टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस के, वो आपको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस या फिर दिशा की ईपीएफओ बुक। इसके अलावा मैं एक प्रॉमिस कर रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, बट मैं आपके लिए इंश्योरेंस का यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दूंगी। ठीक है, स्टैट्स की बात करते हैं, तो एपीएफसी ओनली। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपका रिग्रेशन, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, ये आपको आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीन, मीडियन, मोड अच्छे से पढ़ना है। देखो ये स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बचपन में, ऐसा कुछ नया नहीं है, बट अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है चीजें, भूल जाते हैं, बट थोड़ा पढ़ लोगे तो आ जाएगा समझ में। नाम भारी लगता है, लोग थोड़ा फियर भी बना देते हैं, बट सबसे आसान होता है, स्कोरिंग होता है, गलतियों की थोड़ी यहाँ पर स्कोप कम होती है। आई होप ये लेक्चर आपको पूरा पसंद आया होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो अच्छे से समझ आई होंगी। मैं थोड़ा इन डेप्थ, इन डिटेल गई हूँ, लेकिन वो मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे चीजों को सही से, मेहनत करना नहीं समझेंगे, तो बात नहीं बनेगी। मैं यहाँ पर अपने रिसोर्सेज या फिर दूसरी कोचिंग्स को प्रमोट करने बिल्कुल नहीं आई हूँ, आप लोगों की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करने आई थी। तो मैंने इतना टाइम डिवोट किया, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं।
आई होप यू लाइक इट। अगर लाइक पसंद करते हो तो लाइक करना मत भूलना। देखो लाइक करने से होता क्या है, यूट्यूब को फिर समझ में आता है कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हो, तो ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचती है। देखो अगर वीडियोस नहीं पहुंचेंगी, व्यूअरशिप नहीं आएगी, फिर मुझे लगेगा मैं अच्छा काम नहीं कर रही, चैनल बंद हो जाएगा जल्दी। तो इसीलिए अगर पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रहा कमेंट में बता दो क्या दिक्कत आ रही है ना, तो हम इम्प्रूव कर लेंगे। चलो फिर चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना। ओके चलो अब मिलते हैं, थैंक यू सो मच।